हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब मुड़ जाना होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ देखिए माध्यम 1 लिखा है, माध्यम 2 लिखा है, इधर माध्यम 1 लिखा है, इधर माध्यम 2 लिखा है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन मतलब हमने क्या बताया, मुड़ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा जो पॉइंट O है, ठीक है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को आपतन बिंदु। ठीक है, वैसे ही इसमें भी ये आपतन बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट। और ये ऊपर जो है ये n लिखा है, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक, इसको अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। वैसे ये भी हमारा अभिलंब है, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसमें क्या क्या हुआ, अभिलंब हुआ। ये हमारा जेड डैश जो है हमारा, ये अपवर्तक तल है, इसको कहते हैं अपवर्तक तल। अपवर्तक तल ये दोनों में है, ये एक हमारा अपवर्तक तल है। ठीक, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये जो किरण आ रही होती है इसको आपतित किरण आप कहते ही हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जो ये किरण आ रही, इधर आ रही ये किरण, इसको अपवर्तित किरण इसमें कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी यहाँ पे ये जो हमारी किरण है, ये किरण है, ये जो आ रही इधर से, ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, ये कोण जो है आपतन कोण, हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। आपतन कोण कौन है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। ये आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और अभिलंब के बीच का कोण है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, और इसको आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा कोण है अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं, ठीक है। आप खुद अपना पढ़िए और देखिए कौन है अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण कौन है, ये R है, और ये किनके बीच का कोण है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, ठीक है। ये है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण,
अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम, इसको डेंसर भी कहते हैं ना। देखो स्टूडेंट, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, दूसरा माध्यम हम लोग लेते हैं विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम वो माध्यम होता है स्टूडेंट जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी विरल में प्रकाश की चाल अधिक, सघन में प्रकाश की चाल कम होती है। आप दोनों माध्यम में इतना डिफरेंस समझेंगे कि सघन माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सघन है कौन विरल है वो इस कोण पर डिपेंड हो जाएगा। जिसमें कोण अधिक होगा वह विरल होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा माध्यम 1 है, ये हमारा जो मीडियम है ये विरल हो गया। कैसा हो गया? विरल। और दूसरा ये मीडियम हमारा कैसा हो गया? सघन। ठीक है, यानी जिसमें कोण ज़्यादा होगा वो विरल होगा, जिसमें कोण कम होगा वो सघन होगा। तो इधर ये कौन है स्टूडेंट? दूसरा ये विरल हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। और ये कौन सा माध्यम हो गया? ये ऊपर वाला सघन माध्यम हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखो कोण कम है तो ये सघन, नीचे कोण ज़्यादा है तो ये विरल होगा। ठीक है, यानी आप सघन माध्यम और विरल माध्यम में ऐसे ही अंतर पहचानेंगे, कोण पर भी आप पहचान लेंगे इसे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जैसे ये पहले डायग्राम में देखिए, ये है विरल माध्यम और इससे किरण जा रही सघन माध्यम, तो ऐसे जा रही, इधर अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई, इधर जाने के बजाय इधर झुक के अभिलंब की ओर आ गई। ठीक है, दूसरा, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती, यहाँ अभिलंब है तो ऐसे हो जा रही, दूर हट जा रही है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है।
ठीक है स्टूडेंट। यानी दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर आएगी, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम। ठीक है। तो अब यहाँ जो पहला नियम है उसको देखिए स्टूडेंट। अपवर्तन के दो नियम है। ठीक है। पहला नियम इसका है, क्या है देखिए, इसके दो नियम है, इसके दो नियम हैं। ठीक है। इसके कितने नियम हैं? दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला वहाँ हमने लिखा है, उसमें देखो स्टूडेंट, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, और ये हमारा जो है ON जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब है, वही यहाँ भी है। ये हमारी आपतित किरण है ये। ठीक है। ठीक। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में, तीनों ही ब्लैक बोर्ड पर बने हैं ना, तो तीनों एक ही तल में है। ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, तीनों एक ही तल में हैं। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है। दूसरा इसका रूल होता है, ठीक है, आपतन कोण का साइन आई, आपतन कोण का साइन आई साइन आई और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है। ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। और इसका जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं n = साइन आई अपान साइन आर। ये दूसरे में सूत्र भी आप लिखेंगे, n = साइन आई अपान साइन आर। ठीक है। और इसको कहते हैं, ये है नियतांक। ठीक है ना, ये नियतांक है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो n है, n को कहीं कहीं म्यू लिखते हैं, ऐसे म्यू वर्ड होता है, इसको म्यू भी पढ़ते हैं। ठीक है। और इसको लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। n क्या है? n = पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, n क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी अगर इसमें दो माध्यम है तो ऐसा अगर हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो इसे सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहेंगे। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन आई और दूसरे माध्यम में आपतन कोण के साइन आर का अनुपात। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1n2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा अपवर्तनांक होता है, अब यहाँ हम एक नोट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट। ये अपवर्तनांक की स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड होता है, प्रकाश की चाल पर निर्भर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं n12 इज इक्वल टू पहले माध्यम में प्रकाश की चाल पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब हुआ पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन आई और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का साइन आर के अनुपात को, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको कहते हैं पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अब प्रकाश की चाल की बात ही आ गई तो कुछ वैल्यू हम यहाँ लिख दें। ठीक है, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल C हो, इसको C लिखते हैं और C होता है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऐसे ही जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या देखेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक,
अब निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, माध्यम के अपवर्तनांक को n लिखते हैं। तो पहला तो एयर हो गया, दूसरा कोई भी मीडियम हम ले लें तो मीडियम को m लिख दिया हमने। ठीक है, ऊपर लिखते हैं वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, इसको हम लोग C लिखते हैं। ठीक, और दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का निकाल रहे होंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसको V लिखते हैं। ठीक है, यानी हम लोग इसका फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं ANM इज इक्वल टू, ठीक है, C/V। कहीं कहीं इसको म्यू भी लिखते हैं, ध्यान रखिए, कहीं कहीं ऐसे लिख के आ जाता है AM इज इक्वल टू C/V आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, n की जगह म्यू आता है। अभी पीछे हमने बताया कि n की जगह पर अपवर्तनांक को म्यू भी लिख देते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, यहाँ हम निकाल सकते हैं जल का अपवर्तनांक, निकाल सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालो, कितना आएगा? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना आएगा, निकाल के देखो। कैसे निकालोगे इसको भी करके देखो। तो निकालने का तरीका अभी हमने क्या बताया, ANW लिखेंगे। यहाँ देखो मीडियम है और यहाँ मीडियम हमारा जल है, जल को वाटर कहते हैं अंग्रेजी में, और ये है एयर यानी वायु। ठीक है, तो इसको ANW कहते हैं। फार्मूला क्या है, C/V है। C कितना दिया है, 3 × 10⁸, और V हमारा कितना दिया है, 2.25 10⁸, 2.25 10⁸। अब इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा स्टूडेंट? ठीक है, अब ये 10⁸ से माइनस कर देते हैं, दोनों पॉइंट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 225। अब इसको डिवाइड करिए स्टूडेंट, कैसे डिवाइड करेंगे? अगर हमें काटना हो तो हम तो 75 से डायरेक्ट काट देंगे जो है। ठीक, पर आप छोटा छोटा करके काटिए और ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 75 से हमने दोनों ओर काट दिया तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। यानी जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो गया, 4/3 होता है। ये आप याद करिए, फिक्स वैल्यू है ये। ठीक है, ऐसे ही ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालिए, देखिए कितना आएगा। ठीक है, यानी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब कांच का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो कितना हो जाएगा,
फार्मूला तो वही होगा, ANG लिख देंगे। ग्लास लिखते हैं, कांच को अंग्रेजी में ग्लास लिखते हैं, इसलिए ANG लिखेंगे। और C/V ये फार्मूला लिखा है। C कितना, 3 × 10⁸, 3.0 10⁸, ठीक है। अपान नीचे कितना है, 2.0 10⁸, 2.0 10⁸, 10⁸ कट गया, ANG की वैल्यू आ गई 1.5 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। ये आप फिक्स वैल्यू है, इसे याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कांच के आयताकार स्लैब से यानी गुटका से अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है, कांच के आयताकार गुटके से। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण है, ठीक, और ये हमारी निर्गत किरण है। तो अभी हमने रिवर्सिबिलिटी वाले प्रोसेस में, उत्क्रमणीयता वाले प्रोसेस में बताया कि ये दोनों समांतर हो जाएंगी। तो ये जब दोनों समांतर हो जाएंगी तो ये कोण इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों पर अभिलंब है। आयताकार गुटके से जब परावर्तन होता है तो उसमें ऐसी ही किरणें हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले माध्यम पर जो अपवर्तनांक होगा, दूसरे माध्यम के लिए R वही एंगल होगा। अभी हमने दोनों पीछे बताया आपको कि यहाँ अलग एंगल आप लेने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम होते हैं, या आप इन्हें R ही पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों के लिए जो हमारा अपवर्तनांक का इसके लिए फार्मूला होता है, N = sin I / sin R होता है, ठीक है स्टूडेंट। और किरण का जो विचलन हमारे होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये विचलन होता है किरण का। जो किरण ऐसे आ रही थी, अब ये दोनों पैरेलल होंगी, समांतर किरणें होंगी। आप डायग्राम बनाएंगे तो ये समांतर आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। हम देखो स्टूडेंट, इधर वायु होगी, इधर भी वायु होगी, एयर, ठीक है। और ये हमारा जो आयताकार बना हुआ है ये कांच का गुटका है, ठीक है, कांच का गुटका। तो आप लिखना चाहें तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लेंगे, लिख लीजिए ऐसे। जब कोई किरण कांच के गुटके पर आपतित होती है तो निर्गत और आपतित किरणें परस्पर समांतर होती हैं। इनके बीच की दूरी किरण का विचलन होती है, ठीक है। और इन दोनों कोणों का मान बराबर होता है। जो हमारे गुटके के अंदर दोनों कोण बने होते हैं, एकांतर कोण, वो बराबर होते हैं। और गुटके और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए n = sin I / sin R होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रियल डेप्थ एंड अपारेंट डेप्थ, यानी वास्तविक गहराई, इसको हम लोग कैपिटल H लेंगे, और आभासी गहराई स्मॉल h लेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक वस्तु है यहाँ रखी हुई है, कोई वस्तु, और ये द्रव टाइप का है, कोई भी द्रव है, ठीक है। यहाँ से जो किरण आ रही स्टूडेंट, वो अपवर्तित होकर इधर जा रही आँख पर। तो आँख को ये वस्तु यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये किरण पीछे बढ़ाए जाने पर यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ जहाँ वस्तु है उसकी तल से जो गहराई होती है ये वास्तविक गहराई होती है, और जहाँ प्रतिबिंब है इसका, ये इसकी आभासी गहराई होती है। वैसे ही इसमें देखो स्टूडेंट, ये कांच का गुटका है, ये क्या है, कांच का गुटका। अब इस कांच के गुटके में कोई यहाँ पे सिक्का या कुछ रखा है, उससे प्रकाश की किरण आ रही है और ऐसे मुड़ के इधर जा रही, ठीक है। और पीछे बढ़ाए जाने पर यहाँ पे ये सिक्का दिख रहा है। इसका मतलब ये आभासी गहराई हो गई, ये वास्तविक गहराई हो गई। यही कांच का गुटका यहाँ भी है स्टूडेंट। अब ये इस गुटके के ठीक नीचे कोई सिक्का दबाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से किरण ऐसे जा रही है और अपवर्तन हो जा रहा है जब हवा में जा रही किरण,
तो अपवर्तन हो जा रहा, तो ये जो सिक्का यहाँ था वो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये इसकी आभासी गहराई हो गई, और ये जो गुटके की मोटाई हो गई यही वास्तविक गहराई हो गई। ठीक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता है स्टूडेंट वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है स्टूडेंट, यानी n इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल H अपान स्मॉल h। स्मॉल h को आप आभासी लेंगे, कैपिटल H को वास्तविक लेंगे। अगर कहीं अलग कर देगा तब आप इस पर ध्यान लगाएंगे जो है, और केवल यही फार्मूला आपके कोर्स में है। आप इस फार्मूले से अपवर्तनांक निकालिए, वास्तविक गहराई निकालिए या आभासी गहराई निकालिए। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता क्या होती है। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक प्रकाश की किरण इस माध्यम में ऐसे आ रही है। अगर हम कोई इसके नॉर्मल में ऐसे कोई व्यवधान लगा दें यहाँ से, ठीक है, तो ये किरण इससे टकरा करके फिर इसी माध्यम में लौट आएगी, तो अपने ही मार्ग पर लौटेगी। जिस रास्ते पर गई थी उसी पर जब प्रकाश की किरण लौटती है तो इसको उत्क्रमणीयता कहते हैं। अगर यहाँ ये 90 डिग्री पर आए, इस पर अगर ये 90 डिग्री पर ऐसे टकराएगी, ठीक है, तो ये अपने ही मार्ग पर लौट आएगी, उत्क्रमणीय हो जाएगा। अब माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, यानी हम लोग पढ़ते हैं n12, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, इधर का कोण हुआ I और इधर का कोण हुआ R। ठीक है, तो ये हो गया जाने वाली किरण के लिए, जाने वाली किरण के लिए। ठीक है, जाने वाली किरण के लिए ये क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक होगा, ये होगा साइन I अपान साइन R। ठीक है, अब लौटने वाली किरण के लिए, लौटती है वैसे ही, तो लौटने वाली किरण के लिए, ठीक है, लौटने वाली किरण के लिए अब देखो स्टूडेंट, जो किरण लौट रही है वो 2 से 1 में आएगी, तो अपवर्तनांक हम लोग यहाँ लिखेंगे n21, और ये हो जाएगा हमारा साइन R बटा साइन I, साइन R अपान साइन I। ठीक है स्टूडेंट, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो n12 इंटू n21 इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, साइन I अपान साइन R इंटू साइन R अपान साइन I हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये कट के हमारा निकल गया n12 n21 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये उत्क्रमणीयता का सूत्र हुआ। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट, n12 इज इक्वल टू 1 अपान n21 आ गया इसका। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो 1 पहले आ जाएगी, ये दोनों बदल जाएंगे, 1 अपान करने पर इधर ये पोजीशन आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ लगाएं स्टूडेंट, तो यहाँ भी हमारा देखो क्या होगा, ये हुआ क्रमिक अपवर्तन। ठीक है, क्रमिक अपवर्तन। ओके, अब इस क्रमिक अपवर्तन में देखो क्या क्या है स्टूडेंट, कि एक माध्यम पहला है, फिर दूसरा माध्यम है, फिर पहला आ गया। तो माध्यम अगर एक ही है तो किरण के लिए आपतन कोण एक ही होंगे, तो I हो गया। ये माध्यम एक ही है तो ये दोनों R हो जाएंगे। अब अगर हम साइन I अपान साइन R लिखें तो ये आएगा। अब हम साइन R अपान साइन लिखें तो I लिखें तो ये आएगा।
दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर दें तो फार्मूला यही हो जाएगा। क्रमिक अपवर्तन के लिए भी हमारा सूत्र कितना आएगा, 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1 आएगा। ये हमारे क्रमिक अपवर्तन का भी सूत्र होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, क्रमिक अपवर्तन में क्या सूत्र है हमारा, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1 आया। ये क्रमिक अपवर्तन का भी, इसका भी सूत्र हुआ यही। अब यहाँ देखो, अगर 3 माध्यमों में क्रमिक अपवर्तन हो तब स्टूडेंट जो सूत्र आता है वो हमारा आता है 3 माध्यमों में क्रमिक अपवर्तन। यहाँ देखो 3 माध्यम दिए हैं स्टूडेंट। ये माध्यम 1 है ऊपर, फिर माध्यम 2 है, माध्यम 3 है, फिर माध्यम 1 आ गया। तो जो अपवर्तन का सूत्र यहाँ आता है इसी से बनाते हैं स्टूडेंट। 1n2 इंटू n23 इंटू n31 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर इन तीनों पर, यहाँ पर आप साइन आई अपान साइन आर करेंगे, यहाँ साइन आई अपान साइन आर करेंगे, यहाँ साइन आई अपान साइन आर करेंगे, तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। पर इनका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, केवल फार्मूला है, तो आप ये रिलेशन समझिए। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम ऐसे देखें कि हमारा जो ANW हो गया, ये जल का अपवर्तनांक हो गया। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ ले लें ये हो जाएगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होगा, W है तो यहाँ W होगा। यहाँ 3 में ग्लास ले लें, इंटू यहाँ पर हम ले लें n, और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, तो यहाँ G हो गया। और जो पहला होगा वो आखिरी होगा, ये है तो यहाँ A हो गया। ये इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग ये निकालें यहाँ से NWG इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 1/ANW इंटू NGA आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो 1 2 हो जाता है 2 1 का, तो अगर हम GA को ऊपर कर दें तो ANG हो जाएगा। तो NWG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANG अपान ANW हो जाएगा। ठीक है। तो इस फार्मूले का उपयोग होता है न्यूमेरिकल में, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, सेट नंबर 824 NJ 2020, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कि 2 नंबर का है। यहाँ लिखा हुआ देखो स्टूडेंट, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके और उसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली में स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना क्या कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक गुटका है घनाकार मान लीजिए। ठीक है, एक घनाकार गुटका मान लीजिए। यहाँ पे एक कोई बिंदु है यहाँ पे, तो इसकी जो वास्तविक गहराई होगी स्टूडेंट, वो तो यहाँ से यहीं तक होगी ना। वास्तविक गहराई इसकी, मान लो अगर हम यहाँ रे ऐसे लगा दें स्टूडेंट, ऐसे यहाँ रे लगा दें तो रे कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे बनेगी, मान लो इधर जाएगी तो ये गुटका यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा ना। ये गुटका कुछ इधर कहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसे मान लो। तो यहाँ से इसकी ये जो गहराई होगी, ये स्मॉल h हम लोग लेते हैं ना, आभासी गहराई, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। ठीक है। और जो यहाँ से पूरी ये होगी स्टूडेंट, ये कैपिटल H होगी, ये आभासी गहराई होगी। और ये कह रहा काला बिंदु यहाँ दिया है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये काला बिंदु है, काला बिंदु है। ठीक है। और यहाँ कहीं आँख आ गई हमारी, ऐसे अभी हमने बताया था इसी तरह का। तो आप देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा काला बिंदु है, अब इसकी इमेज यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं,
अपवर्तनांक n बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है, वास्तविक गहराई को हम लोग कैपिटल एच लेते हैं, आभासी गहराई को स्मॉल एच लेते हैं, अपवर्तनांक को n लेते हैं। n कितना दिया है यहाँ देखो स्टूडेंट, n दिया है 1.6 इज इक्वल टू वास्तविक गहराई h कितना दिया है देखो स्टूडेंट, ये h हमारा है 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ दिया है ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अपान स्मॉल एच हमें पता करना है, स्मॉल एच को इधर कर दो स्टूडेंट। ठीक है, तो स्मॉल एच इज इक्वल टू 4/1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2.5 सेंटीमीटर। आप खुद डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड करके सॉल्व करिए। आप देखो स्टूडेंट सेट नंबर 824 एनके का क्वेश्चन नंबर 2 का 2020 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, निम्नलिखित में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण ए से बी में प्रवेश करती है। ये माध्यम ये है, इधर माध्यम बी है, माध्यम ए से बी में। ठीक है, और चित्र देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है और माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना। आप देखो स्टूडेंट, ये लाइन जो हमारी होती है ये अभिलंब होती है, ये तो आप जानते ही हैं। ये अभिलंब क्वेश्चन में नहीं दिया है, अब आप इसे लिखेंगे अभिलंब। और जब अभिलंब ये हो जाएगी तो ये एंगल हमारा आई हो जाएगा और इधर का एंगल हमारा आर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम यहाँ देखें स्टूडेंट, तो ये अभिलंब है तो ये इस पर 90 डिग्री हुआ, तो यानी आपतन कोण आई बराबर हमारा हुआ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये आई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इधर हो जाएगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर बराबर हुआ, तो ये पूरा 90 माइनस 45, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी आर की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, आपतन कोण हमारा ए में है और इसकी वैल्यू कम है, और अपवर्तन कोण बी में है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आर अधिक है। इसका मतलब ये हमारा विरल हुआ, ये सघन हुआ। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, पहले आंसर लिखेंगे कि माध्यम ए अधिक सघन है। ठीक है, अधिक सघन है, सघन में कोण कम होता है, क्यों सघन है, क्योंकि हमारा जो आई है आई लेस देन आर है। ठीक है ना, जो माध्यम सघन होता है उसमें कोण कम होता है, तो आई छोटा है आर बड़ा है, आई 30 डिग्री है आर 45 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो एन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर लिखेंगे। साइन आई का मतलब क्या हुआ, साइन 30 डिग्री हुआ, साइन 30 डिग्री, आर हुआ साइन 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और
साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये आ गया √2/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी NAB की वैल्यू कितनी आ गई, √2/2 आ गई। ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये 2020 824 NM का एक क्वेश्चन है 2 का। यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 हैं, इनमें प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी और क्यों। देखो स्टूडेंट, विरल माध्यम, अब इन तीनों में विरल कौन है स्टूडेंट, विरल माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, कम, और प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे अधिक होती है, विरल माध्यम में सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, चूंकि देखो जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, जल का अपवर्तनांक 1.33 सबसे कम है, अतः जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, एक यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, वायु के सापेक्ष जल व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो, पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं हम लोग, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को n हम लोग लिखते हैं, ए हमारी एयर होती है, जल को वाटर लिखते हैं W, तो ANW लिखते हैं इसको। ठीक है, ANW कितना दिया है, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु को A लिखते हैं, अपवर्तनांक के लिए N लिखते हैं, और कांच को ग्लास लिखते हैं, ANG लिखते हैं, और ये है 3/2 इसको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ग्लास यानी कांच हुआ। अब हमें देखो स्टूडेंट, हमें ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हमें ज्ञात क्या करना है, N जल यानी W और G मीन्स ग्लास, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने पीछे आपको फार्मूला बताया, हमने फार्मूला बताया कि WNG का क्या फार्मूला होता है, G वाला जो है दोनों में एयर कॉमन है, तो G वाला ऊपर करते हैं, इधर वाला दूसरा वाला ऊपर करते हैं, तो ये होगा ANG। ठीक, अपान W वाला नीचे करेंगे, यानी नीचे हो जाएगा ANW। वैल्यू दोनों रख दो स्टूडेंट, ANG की वैल्यू कितनी है, 3/2। ठीक है, और ANW की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो पहला गुणे चौथा की तरह लगा दो स्टूडेंट, ऊपर आ जाएगा 3 × 3 और नीचे आ जाएगा 4 × 2। ठीक है,
तो AWG इज इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके।